हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। मौलिक रूप से राष्ट्रीय आय किसी देश में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का माप है। वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया से देश के व्यक्तियों तथा परिवारों की आय का सर्जन होता है और वह यह आय उत्पादन वस्तुओं पर ही व्यय करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियाँ हैं। फर्स्ट है उत्पाद विधि, सेकंड आय विधि और थर्ड व्यय विधि। चाहे हम किसी भी विधि से आय मापे, हमें सबसे पहले देश के आर्थिक क्षेत्र में स्थित उत्पादन इकाइयों का विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण करना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें वानिकी, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वह कृषि क्षेत्र का आता है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कह दिया जाता है। तो इस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन आ रहा है। द्वितीय क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति निर्माण, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा सेवा, स्थावर संपदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रसाधन एवं रक्षा, अन्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट उत्पाद विधि। इस विधि में राष्ट्रीय आय को वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के रूप में मापा जाता है। हम एक वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना करते हैं। यह अंतिम माल उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जो सीधे खपत होती है और आगे की उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में नहीं ली जाती है। क्योंकि अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा उत्पाद या ऐसा प्रोडक्ट जो लास्ट स्टेज से गुजर चुका है, अब उसका सीधा उपभोग होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हमने गेहूँ खरीदे और गेहूँ का आटा चक्की में से आटा बनाया और आटे से रोटी बनाया। रोटी लास्ट अंतिम उत्पाद है, क्योंकि रोटी बन चुकी है, अब वो खाने के काम आएगी, उपभोग के काम आएगी। अब उससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो रोटी आपका अंतिम उत्पाद हुई। तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उससे अंत में आप क्या बना रहे हो और उसका यदि वो फाइनल उपभोग होता है, अंतिम उपभोग होता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है वो अंतिम रूप से बन चुका है, अब इससे कोई भी दूसरा उत्पाद नहीं बनाया जा सकता, तो वही हमारा अंतिम उत्पाद कहलाता है। जैसे आपके पास सूखा आटा है तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन एक बार आपने आटा लगा लिया तो इसका मतलब है रोटियों के लिए तैयार हो गया। तो अभी भी आप उसे पूड़ी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, लेकिन एक बार पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया तो फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, फिर वो बन के तैयार हो चुका है, तो वो अंतिम उत्पाद है। ओके, उत्पादन प्रक्रिया में आगे उपयोग किए जाने वाले माल को मध्यवर्ती माल कहा जाता है। अंतिम माल के मूल्य में मध्यवर्ती माल का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, एक होती है अंतिम वस्तुएं जो कि अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में ली जाती है। अब उनसे कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता, और ऐसी वस्तुएं जो एक स्टेज से एक स्तर से गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी उनसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेहूँ, आटा, ब्रेड और पिज्ज़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ को हम मध्यवर्ती वस्तु
कह सकते हैं, क्योंकि गेहूं से अभी आप आटा भी बना सकते हो, फिर आटे से आप ब्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पे यदि गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि गेहूं से आप कुछ भी बना सकते हो अभी, ठीक है। और गेहूं से यदि आपने आटा बना लिया तो आटा भी मध्यवर्ती वस्तु है, और आटा से आपने ब्रेड बना लिया और ब्रेड को आप अंतिम रूप से उपभोग के काम में ले रहे हो, तो ये जो ब्रेड है वो आपका आपकी अंतिम वस्तु हो जाएगी और आटा आपकी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। गेहूं भी यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु का ही काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम उत्पादन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो उत्पाद विधि है उससे जो हम राष्ट्रीय आय जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि अंतिम वस्तु ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि आप मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट करते जाओगे तो इससे जो आपकी राष्ट्रीय आय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें जो आपकी अंतिम वस्तु उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी शामिल है। तो हमें यहाँ पे जो दोहरी गणना है वो यहाँ पे हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे एक गेहूँ, तो गेहूँ की जो प्राइस है वो है 5 रुपये। अब गेहूँ से आटा बन गया तो आटे की जो प्राइस है वो हो गई 10 रुपये। तो जो जो गेहूँ 5 रुपये का था अब वो कितने रुपए का हो गया, 10 रुपये का हो गया, ठीक है। अब हमने इस आटा से ब्रेड बना दिया है, तो जो ब्रेड है उसकी कीमत है अब कितनी, 20 रुपये। और यदि कोई पिज्ज़ा बनाना चाह रहा है उस आटे से, तो वो जो पिज्ज़ा है उसकी प्राइस है कितनी, 50 रुपये। तो यहाँ पे जो ब्रेड है, यदि हम पिज्ज़ा को छोड़ देते हैं तो जो ब्रेड है वो अंतिम वस्तु है, और यदि हम पिज्ज़ा की बात करें तो वो भी अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब इससे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा, वे फाइनल यूज में ली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ऐसे गणना करते हैं कि जैसे 5 + 10 + 20 + 50, तो जो मूल्य है अंतिम वस्तु का वो कितना हो जाएगा, 85 रुपये। लेकिन ऐसे हम गणना नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जो आटा है उसकी प्राइस जो 10 रुपये है, तो उसमें गेहूं का मूल्य ऑलरेडी शामिल है। और यदि आप ब्रेड देख रहे हो तो जो ब्रेड है, ब्रेड की कीमत अब 20 रुपये, तो उस 20 रुपये में आटे का मूल्य भी शामिल है, ये फाइनल है। और ब्रेड से ही यदि पिज्ज़ा बना रहे हैं और पिज्ज़े की प्राइस यदि 50 रुपये है, तो इस पिज्ज़ा है जो इसकी प्राइस 50 रुपये, उसमें ये गेहूँ, आटा, ब्रेड, मतलब सब की कीमत इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो इसलिए हम मूल्य वर्धन विधि के द्वारा अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उसको हम जोड़ते हैं। दोहरी गिनती की समस्या से बचने के लिए हम मूल्य वृद्धि विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में एक वस्तु का पूरा मूल्य नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि यानी अंतिम अच्छे मूल्य का अंतर अच्छा है की गणना की जाती है। और इन्हें इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, सारणी 2.1। इसमें ऊपर जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है वस्त्र उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में मूल्य वृद्धि। तो उत्पादन अवस्था देखिए, जो उत्पादन अवस्था फर्स्ट जो स्टेज है उसमें रुई उत्पादन का मूल्य, क्योंकि रुई का किसी ने उत्पादन किया और उसे मार्केट में बेच दिया, तो कितने में बेचा, 6000 रुपये में। तो यहाँ पे जो रुई की जो कीमत है वो कितनी हुई, 6000। तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6000 रुपये है, खुद ही मूल्य वृद्धि है, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो कितना है, 6000 रुपये है, ठीक है। अब इस रुई से क्योंकि रुई खरीद लिया किसी ने 6000 रुपये में, 6000 रुपये किसको मिल गया, किसान को मिल गया। ओके, अब इस रुई को सूत बनाने वाले ने खरीद लिया। उसने कितने में खरीदा इसे, खरीदा और उसका सूत बना दिया।
ठीक है, धागे बना दिए उससे, तो उसकी जो प्राइस है ऑल ओवर वो कितनी हो गई, 8,000। क्योंकि इसमें उसने जैसे रुई को ख़रीदा है, क्योंकि किसान से डायरेक्ट ख़रीद लिया उसने, और उससे क्या बना दिया, धागे बना दिए। तो क्योंकि लेबर इसमें काम करेगी, धागे बनाने में मशीन काम कर रही है, तो इस तरीके से उनकी जो टोटल कॉस्ट है और जो उत्पादन का मूल्य है उन्होंने कितना कर दिया, 8,000 रुपये। ठीक है, तो जो रुई का जो उत्पादन मूल्य था वो 6,000 रुपये था, और सूत का जो उत्पादन मूल्य है वो 8,000 रुपये। इस तरीके से मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 2,000 रुपये की। अर्थात रुई से सूत बनाने में जो खर्चा आया वो कितना आया, 2,000 रुपये, और उन 2,000 को हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो सूत है इसको कौन खरीदेगा, कपड़ा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री खरीदेगी। तो उसने इस जो 8,000 का हो सकता है उसने कितने में भी खरीदा, वो 9,000 में खरीद रही है, 10,000 में खरीद रही है, तो इतने में उसने खरीदा और उसके बाद में उसने उससे कपड़ा बना दिया। तो जो फाइनल कपड़ा बनाया उसकी प्राइस उसने कितनी डिसाइड की, 12,000। तो जो सूत का उत्पादन मूल्य था वो 8,000 था, और कपड़े का जो उत्पादन मूल्य है वो 12,000। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, सूत से कपड़ा बनाने में कितनी कॉस्ट आई, 4,000 रुपये। ठीक है, अब कपड़ा बना दिया, अब उससे उन्होंने वस्त्र उत्पादन कर दिए। जैसे हम देखते हैं रेडीमेड वस्त्र वगैरह, क्योंकि कपड़ा तो एक वो रहता है कि जैसे थान के थान बनाए थे, लेकिन अब उनसे वो कपड़ा बना रहे हैं। और वो जो 12,000 रुपये का जो कपड़ा था उससे कितने रुपए के वस्त्र बने, 13,000 रुपये के। ठीक है, तो उनसे कपड़े बनाने में कुछ कॉस्ट आई होगी, लेबर को भी दिया होगा, मशीनों का भी खर्चा, तो इस तरीके से 13,000 रुपये उन्होंने जो फाइनल जो अंतिम रूप से जो उत्पादन है वस्त्र उत्पाद, उसका मूल्य है कितना, 13,000 रुपये। तो कितने की मूल्य वृद्धि हुई, 1,000 रुपये की। अब आप देखिए यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं कि रुई का जो उत्पादन मूल्य है वो 6,000 है, सूत उत्पादन का मूल्य 8,000 है, कपड़ा उत्पादन का मूल्य 12,000 और वस्त्र उत्पादन का मूल्य 13,000 है। तो ये जो 13,000 है इसमें ऑलरेडी रुई, सूत और कपड़ा उत्पादन की कॉस्ट इसमें शामिल है। तो इस तरीके से जो अंतिम उत्पाद है उसका जो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 13,000। अब इसे हम मूल्य वृद्धि विधि से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे रुई का उत्पादन मूल्य 6,000 था, सूत उत्पादन का मूल्य उसमें 2,000 रुपये की कॉस्ट आई तो वो रुई से सूत बन गया, फिर 4,000 रुपये की कॉस्ट और लगाई तो वो सूत से कपड़ा बन गया, और कपड़े से भी यदि हमने 1,000 रुपये और खर्च करे तो वो वस्त्र बन गया। तो इस तरीके से कितने पैसे हुए, 13,000 रुपये, क्योंकि इन सबको यदि हम ऐड करते हैं तो 13,000 होते हैं। तो इस तरीके से कुल मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 13,000। तो जो अंतिम उत्पाद है उसका मूल्य कितना हुआ, 13,000। तो इस 13,000 को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, न कि इसको। जैसे यदि हम इनको जोड़ दें 6,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 13, तो अनावश्यक रूप से हमारी राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए। किसी एक वर्ष कि देश के सभी उत्पादक इकाई द्वारा की गई मूल्य वृद्धियों को जोड़कर देश की साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि को प्राप्त किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जीवीए एट फैक्टर को साधन लागत पर यदि हम राष्ट्रीय आय का मूल्य देखना चाहें तो इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, जो भी उत्पाद है उस पर जो टैक्स लग रहा है, माइनस उस पर जो अनुदान दिया जा रहा है उसे घटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जीवीए एट बेसिक प्राइस। भारत के सांख्यिकी संस्थान अब 2014-15 से अपनी गणना प्रणाली में इसे मूल कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि की संज्ञा दी है। ये देश के उत्पादन के मूल्य की मौलिक धारणा है, इसे पृथक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस मूल कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद कैसे
प्राप्त किया जाता है, क्योंकि मार्केट कीमतों में अप्रत्यक्ष कर अर्थात उत्पादन पर करों जैसे कि उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, आयात कर आदि से कीमतों में वृद्धि होती है और फर्मों को दिए जाने वाले अनुदान उनमें कमी। मार्केट कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटाकर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। निवल का मतलब होता है शुद्ध, तो यदि हम शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना चाहते हैं तो जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मूल्यह्रास अब आप घटा दीजिए। ये इंग्लिश में भी दे रखा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और NNP एट मार्केट प्राइस पे यदि आप देखना चाहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सावधानियाँ क्या बरतनी है आपको? उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित सावधानियाँ रखना आवश्यक है। उत्पादन की दोहरी गणना से बचे। इसके लिए कुल उत्पादन का मूल्य लेने के बजाय प्रत्येक उत्पादन इकाई की केवल शुद्ध मूल्य वृद्धि ही ले। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के मापने में दोहरी गणना की समस्याओं से बचा जा सकता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन जिसकी कीमत लगाई जा सकती हो उत्पादन में अवश्य शामिल करें किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगेगा। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार गेहूं का उत्पादन करता है और उसका एक भाग परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेता है, तो इस स्वयं उपभोग के लिए रखे गए उत्पादन का मूल्य उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। पुरानी वस्तुओं का विक्रय चालू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मूल्य पहले ही उत्पादन में शामिल किया जा चुका। लेकिन इस विक्रय के पीछे जो सेवाएं हैं उनका मूल्य इसमें अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका उत्पादन नया है। मान लीजिए आप एक पुरानी साइकिल बेचते हैं, इस साइकिल का मूल्य उत्पादन मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे उत्पादन में तब शामिल कर लिया गया था जब नई साइकिल बेची गई थी। आज के लिए इतना ही बहुत है। ऐसे नेक्स्ट राष्ट्रीय आय से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।